माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, नूर सहर जारी है और तकरीबन 1 बजे से हम मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ सेगमेंट्स के साथ होते हैं आपके साथ। अब वक्त है हमारे बहुत ही प्यारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी, बड़ी ज़बरदस्त कमाल की गुफ्तगू फरमाते हैं। जब भी बोलते हैं तो दिल करता है कि बस फिर इनको सुनते रहें। हमारे क़िबला, चले नाम में थोड़ी देर बाद बताता हूँ। शुरू करते हैं सेगमेंट नूर सहर के मेहमान। रमज़ान 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 रमज़ान। क़िबला मोहम्मद सोबान अत्तारी साहब, लाहौर वाले, हमारे साथ हैं। वेलकम टू कराची एंड नूर सहर, खुश आमदीद। माशाअल्लाह करीम। रमज़ान शरीफ कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इस बार लाहौर में तो अभी तक ठंडक ही सुना है। हाँ जी, वो दिन के हिसाब से हो जाती है, रात को थोड़ी ठंड हो जाती है। अच्छा। पंखे भी चल रहे हैं। अच्छा। ये कुछ उम्र के हिसाब से भी होता है। जवान आदमी को पंखा चाहिए, बूढ़े आदमी को नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? मुझे पंखा नहीं चाहिए। मतलब आप बूढ़े हो गए? ये किसी और हिसाब से है, लेकिन सोना पड़ता है क्योंकि बच्चे को पंखा मांगते हैं। मान लेना आप। चले मान लेते हैं कुछ। नहीं, अभी तो जवान है इंशाल्लाह जवान रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आफियत। आपने तो माशाल्लाह, अभी मुलाकात हुई काफ़ी टाइम बाद, आज हम मिले हैं, तो वेट भी आपने काफ़ी लूज किया है लग रहा है। लूज नहीं किया, मेंटेन किया है। आपके कद के हिसाब से तो मुझे कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा है। असल में जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये जो कद और वजन के हिसाब से, उसमें एक बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। सही। तो कुछ आगाज़ किया, इसके ऊपर जोर दिया कि थोड़ा सा रखा जाए, क्योंकि जितना इंसान का वेट होना चाहिए अगर उससे कम हो जाए तो तकरीबन तो 36 बीमारियों से बचत की एक खुशखबरी है मेडिकल साइंस की। अच्छा। तो फिर लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी तो नुकसानदेह ना? हाँ जी, बहुत ज़्यादा कम नुकसानदेह है। ऑब्वियसली उसके अपने कॉन्स हैं, यानी अपने नुकसानात हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्लिम जो बॉडी है और जिस हिसाब से वो जो वेट मेडिकल साइंस प्रिस्क्राइब करती है, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि एक ऐसा बंदा जो वेट लूज़ कर गया तो उससे कोई बीमारी तो नहीं है, उसने वेट लूज़ किसी बीमारी की वजह से तो नहीं किया। असल चीज़ ये डिस्कस करने वाली होती है। तो जब हम यूँ करते हैं तो फिर साथ ब्लड टेस्ट वगैरह देख लेते हैं, शुगर तो नहीं मरीज़ को हो गई, या खुदा ना खास्ता कैंसर के अंदर भी वेट लूज़ होता है, यानी वो पता नहीं चल रहा होता, वेट लूज़ हो रहा होता। तो जब किसी का यूं वेट लूज़ हो तो उसको दिखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं और ज़्यादा करवाए, वो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये एक मेरा अपना इनिशिएटिव था कि मैं वेट लूज़ करूं, और जितना मैं करना चाहता था उसने। कितना था और कितना हो गया? मेरा ख्याल अब 61-62 तक है। कितना था? 68-70 तक चला गया था। तो वो भी नॉर्मल ही था तकरीबन। वाह माशाल्लाह, वेरी आइडियल। मुझे तो रश्क आ रहा है आपको देख के। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पाता। क्या करना चाहिए मुझे? इसके लिए लाइव मशवरा दे दो। इसके लिए सबसे पहले तो आपको तो नहीं, मैं ओवरऑल देता हूँ कि सबसे पहले तो कमिटमेंट होनी चाहिए। अच्छा। वेट लूज़ करना आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, क्योंकि जब खाना सामने आता है और ख़ास तौर पर वो खाने सामने आते हैं जो वेट बढ़ाते हैं जी, फिर वो हाथ रुकता नहीं और वो नीयतें टूट जाती हैं। तो सबसे पहले तो कमिटमेंट हो के मैंने वेट लूज़ करना है। अच्छा। और उस कमिटमेंट के साथ आप फिर जमे रहें, और फिर वो चीज़ें जो डायरेक्ट वज़न को बढ़ाती हैं, जिस तरह मीठा है और फ्राई चीज़ें हैं। अच्छा। और खाने की कुछ आदत हैं, जैसे तेज़ खाना वेट को बढ़ाता है, स्पीड के साथ खाना, खाने के बाद लेट जाना, खाने के बाद ना चलना। अच्छा। और बहुत ज़्यादा खाना, ये सबसे ज़्यादा वजह है। छोटे इंटरवल्स के साथ खाना, फिर 3 घंटे बाद खा लिया, 4 घंटे बाद खा लिया। तो इंसान की बॉडी ऐसी बनी नहीं है, ये जो मशीन है, कि ये मशीन इतना ज़्यादा कंज्यूम कर सके। अच्छा। तो खाने का वक्त बांध लें, खाने की मिकदार बांध लें। हम असल में खाना भूख की वजह से नहीं खा रहे होते आमतौर पे, हम खाना इधर उधर देख के और टाइम देख के खा रहे होते हैं। सब खा रहे हैं, खा लो, उधर से आया खा लो, फ्री का मिला खा लो, या चाय ठंडी थी अब गर्म करके खा लो, और जिस चाय में बिस्किट नहीं थे अब बिस्किट के साथ खा लो। तो ये चलता रहता है। रमज़ान में कुछ रेस्ट मिलता है, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट खुलता है फिर वो और ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, 3-4 चीज़ें मैंने अर्ज़ की। मीठे को तो बहुत ज़्यादा कम कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि मीठा ऑलरेडी हमारी डाइट में मौजूद होता है, जैसे चीनी रोटी में, चावल वगैरह में होती है। तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है जैसे चीनी है, क्योंकि वो चीनी के जो क्रिस्टल बनते हैं ना, वो जितनी खुशबूदार, जितनी वो चमकदार हो रही है, उतना समझ लें केमिकल उसमें ज़्यादा डल रहा है। नेचुरल जितनी होगी उतना उसमें रहेगा। और नेचुरल शुगर के लिए फ्रुक्टोज लें, खजूर और अंगूर, फलों के ज़रिए उधर से जो मीठे की अपनी एक ख्वाहिश है वो वहाँ से पूरी करें, ना कि वो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरफ जाएं। तो मैंने बहुत अरसा जो है वो चीनी के ऊपर बिल्कुल बैन रखा है। अब थोड़ा थोड़ा ओपन किया है, यानी टोटल बैन था, ज़ीरो
अच्छा, चीनी किसी भी सूरत में आर्टिफिशियल मैंने कई महीने नहीं खाई। आर्टिफिशियल नहीं ली। हाँ जी, मतलब लेकिन जो नेचुरल है वो तो ले रहे थे, जैसे रोटी में है, हाँ जी, चावल में है। उसको तो कभी भी नहीं छोड़ा, ना छोड़ना चाहिए। कहते हैं ना उसपे के जरिए भी शुगर जाती है। हाँ जी, शुगर जाती है, वो फिर मुतल्लिका जो मरीज है वो अपने डॉक्टर से मशवरा कर ले, क्योंकि जिसको शुगर नहीं है, हाँ जी उसके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो अगर आर्टिफिशियल छोड़ दे और नेचुरल रोटी चावल वाली लेता रहे तो उसको कोई हाँ जी, प्रॉब्लम उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बस बाकी है कि दुनिया के जो मीठे तरीन खाने हैं उसमें दो हैं, एक अंगूर और एक खजूर। इसको एक आम है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, उसको हिसाब से देखना चाहिए। बाकी ये है कि जो खाने की हैबिट्स है ना इशफाक भाई, उसको मैनेज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल खाना तेज़ ना खाएं और नवाले छोटे लें, और खाने के मतलब एक तय कर लें कि ये नवाला मेरा आखिरी होगा, ये बड़ा ज़रूरी है। अब जब आपने तय कर लिया ना तो उस नवाले के बाद अब आपने नहीं खाना, कम से कम 2-3 घंटे तक का गैप दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा गैप दें, थोड़ा भूख को महसूस करें, और उस दौरान अगर लगती भी है भूख तो ड्राई फ्रूट या नेचुरल फ्रूट या वेजिटेबल्स, कच्ची वेजिटेबल्स, उसके ज़रिए भूख को आप ख़त्म करें। तो जिस तरह एक समोसा है, ये 250 कैलोरीज का होता है। अब 3500 कैलोरीज एक मर्द को चाहिए, 2500 कैलोरीज एक औरत को चाहिए दिन में। अच्छा। अब वो 250 का बताएं, एक समोसा तो खाया नहीं जाता, फिर ज़्यादा बंदा खा लेता है, तो कोटा तो पूरा कर लिया उसने 2-4 में ही। अब वो बाकी चीज़ें फिर वो बोझ ही बनेंगी फिर। तो जितना वजन बढ़ता जाता है फिर ओवरऑल इम्पैक्ट फिर वो अजीब सा होता है। कॉस्मेटिक रीज़न भी होती है कि बंदा खुद फील कर रहा होता है पेट है या इस तरह, वो थोड़ा सा फील कर रहा होता है मुलाकात में भी, और फिर वो बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। ओबिसिटी और ओवरवेट दोनों डिफरेंट है। ओवरवेट मतलब थोड़ा वजन ज़्यादा, ओबिसिटी मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ख़तरनाक लिमिट में चला गया वो। तो ओबिसिटी जो है ख़ास तौर पे जो पेट की चर्बी है, ये ख़तरनाक तरीन होती है। विसरल फैट होती है, यानी आपके जिगर, आपकी किडनी के गिर्द वो ख़तरनाक किस्म की चर्बी इकट्ठी होती चली जाती है, जो कि इन ऑर्गन्स की जो परफॉर्मेंस है उसको मुतासर करती चली जाती है। तो इंसान इन चीज़ों को सोचे समझने की कोशिश करे, वो थोड़ा लाइट लाइफ भी लाइट रहती है। मेरे वालिद साहब एक बार ट्रैवल में थे, सफ़र कर रहे थे, और उनको एक साहब मिले। उन्होंने कहा कि आप बर्गर खाइए। उन्होंने मेरे वालिद साहब इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, बहुत सादा और खाने में बहुत मोहतात हैं। जैसे आप मेंटेन रखते हैं ना, वो भी बड़ा मेंटेन रखते हैं माशाल्लाह। तो वो आ रहे थे गालिबन फैसलाबाद से कराची आ रहे थे ट्रेन में, तो किसी साहब ने कोई मिल गया मोहब्बत वाला, तो बर्गर खिला का नहीं, मैं बचता हूँ, नहीं खाता। कहा हज़रत कुछ भी खाने का जो है ना मिले खा लें, बस उसके बाद ग्रीन टी पी लिया करें, वो मसला हल हो जाएगा। तो वालिद साहब ने मुझे हंसते हुए घर पे आकर बताया कि साहब मिले थे, कहा कुछ भी दुनिया की चीज़ खाएं, बस उसके ऊपर ग्रीन टी पी लें तो उसके सारे नुकसानात ख़त्म हो जाएंगे। क्या ये बात सही है? देखिए, इसमें एक चीज़ तो ये है कि जिस बंदे ने जो समझ लिया ना, यानी जो वो परसीव कर रहा है, जो उसकी सोच है जी, उसका उस पर इम्पैक्ट तो बहुत होगा। जिस तरह मैं मीठा नहीं खाता ना, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा भी खा लूँगा ना तो मेरा उस मीठे का मेरी ज़ात पे असर बहुत होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जो प्लेसिबो कहते हैं, ये प्लेसिबो इफेक्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त। ये प्लेसिबो इफेक्ट है कि आपने जो परसीव किया हुआ है ना, वो अब हो सकता है कि उस बंदे ने जो ग्रीन टी को इतना बढ़ा दिया हुआ है ना, वो तो फायदा हो रहा होगा, उसको फायदा हो रहा होगा कि यार बाकी मैं पीता हूं। लेकिन जनरली क्या कहते हैं, जनरली ऑब्वियसली कैलोरीज है। अब वो जो बर्गर है, और जारी बात है, एक जिस तरह आपके वालिद साहब 40 से तो ऊपर ही होंगे, तो अब देखें 60 से भी ऊपर है, तो 40 ईयर्स के बाद आमतौर पे कहा जाता है कि कोई नई डाइट ट्राई ना करें। जिस डाइट का आपको एक इशू है, आप नहीं पीते रहे, बहुत खाते रहे, अब एकदम से आप करेंगे तो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, पेट एक्सेप्ट कर जाएगा। अच्छा। अब देखें ना, एक ही खाना कई लोग खा रहे होते हैं, तो वो खाना खा के कुछ का पेट खराब होता है, कुछ का नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि खाने में प्रॉब्लम थी। खाने में 2 तरह की प्रॉब्लम होती है ना, एक तो वो खाना है, वो ज़ाहिरी तौर पे उस पर बैक्टीरिया नज़र आ रहा है, ख़राब हुआ है, फफूंदी लगी हुई है, फंजाई लगी हुई है, खजारी ख़राब है। एक खाना ज़ाहिरी ख़राब नहीं होता इशफाक भाई, लेकिन उसमें ख़राब करने के जरासीम होते हैं। अच्छा। आप उसको खा लेते हैं, वो खाना ठीक होता है, लेकिन उसमें ख़राब करने के जरासीम थे, वो आपके पेट में जाके आपको ख़राब करता है। आपने नोट किया, फूड अथॉरिटीज़ की तरफ से बैरे और शेफ़ को वो सर पे मास्क पहनाते हैं, हाथ में पहनाते हैं कि वो वाले जरासीम अंदर ना जाए। खाना बज़ाहिर साफ ठीक लग रहा होगा, लेकिन जब आप खा लेंगे वो पेट में जाके ख़राब करने की टेंडेंसी उसमें होगी। तो वो भी उसी सूरत में होता है कि आप परसीव करें। कुछ लोग समझते हैं जी फ़लाँ चीज़ खाने से मेरा तो पेट ख़राब हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसी तरह एक तहकीक ये भी कहती है कि जिस बंदे के साथ आप सेट ना हो, यानी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है ज़हनी तौर पर, या उसके साथ आप सेट नहीं है, आमतौर पे ऐसे बंदे के साथ खाने से भी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा। और अगर आपको स्ट्रेस है, आप किसी वजह से दुख में है, परेशान है, और स्ट्रेस में आप तवज्जो नहीं दे पा रहे, उस वक्त भी खाने से पेट खराब हो सकता है।
और एक ऐसा खाना भी खुशू और खुजू से खाना होता है। बिल्कुल माइंडफुल इसे कहते हैं, इसका नाम माइंडफुल है, इसको सर्च करें, माइंडफुल ईटिंग। यानी खाने के दौरान अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, खाने के दौरान कुछ और काम कर रहे हैं, तब भी खाना डिस्टर्ब कर सकता है। टू ईट इज एन एक्टिविटी। खाना एक बाकायदा काम है जिसपे तवज्जो दें ताकि वो खाना प्रॉपरली जाए और जाके डाइजेस्ट हो। उसके स्टॉप्स है ना, मुंह में उसका एक स्टॉप है 22 से 23, मुझे सही तरह काउंट याद नहीं है कि 22 से 23 दफा च्यू करना है उसको। दांत हैं, याद रखें। तो 40 लिखा है, 40 जो मेरे लिए सुनने लिखा वही। वो जाहिर है उससे शायद कुछ और एहतियातन मुबालगतन लिखा हो, मेडिकल और कुछ कम 22-23 के तकरीब मैंने पढ़ा है। कर लें तो बड़ी बात है। तो 5-6 में ही समोसा अंदर, तो 4 में तो कबाब अंदर, ऐसे ही। तो वो तो फिर वो गन्ने का रस तो निकला ही नहीं ना, ऐसे ही निकालना है ना रस, ऐसे ही फिर उसको फायदा देगा। थूक से मिलाना उसको, जी यानी उसके साथ स्लाइवा उसको कोट करके फिर लेके जाए। यानी पहला उसका ब्रेकडाउन मुंह में स्लाइवा से होगा। जी। उसके बाद इसका मुंह में स्टे है, फिर उसका सांस ये खाने की नाली में स्टे है। अच्छा, यहाँ पर स्टे ऐसा नहीं है कि शौकी मैंने खाया तो वो धड़म करके गिर गया, ऐसा नहीं कि मैंने खाया तो ये पे बिल्कुल कोई बच्चे की घिसी बनी हुई है स्लाइड ऐसे गिर गया। ये पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। आप गीला तौलिया लें, उसको यूं बांध दें, फिर खोले तो आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं ना बल उसके, इस तरह यहाँ पर वो खाना यूं जाता है, आहिस्ता आहिस्ता रोल होके जाता है। ये मैकेनिकल मूवमेंट है। फिर यहाँ से होके वो पेट में जाएगा। पेट में केमिकल भी है, मैकेनिकल भी, यानी पेट खाना लेके चर्निंग करता है, मूव भी करता है और उसमें केमिकल्स भी निकलते हैं। पेट में उसने खास अरसे तक रहना है, केमिकल्स मिलेंगे, वो डाइजेस्ट होगा। फिर वो आखिर में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत पे। अब यह दरवाजे भी लगे हुए हैं, यहाँ कार्डिक स्फिंक्टर है, जब खाना बदलता है वो दरवाजा खुलता है बेकायदा, पेट में जाता है। फिर पेट के आगे दरवाजा लगा हुआ है, वो छोटी इंटेस्टाइन में जाता है। अब छोटी आंत के अंदर असल डाइजेशन होती है, असल हजम वहाँ होता है। जो कहते हैं ना पेट खराब हुआ है, वो मेनली वो है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एक टाइम है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर जिस्म से निकल जाएगा। अब इंसान सोचे कि ये कैसी जबरदस्त साइंस है, जो आपने एक दाना भी खाया वो एक पूरे प्रोसेस से होके जा रहा है। इतना बड़ा बर्गर जो है वो भी पूरे प्रोसेस से होके जाएगा, और जो जो चीज़ें उसने देनी है वो देगा। तो कम से कम 40 साल के बाद अपनी सेहत का ख्याल रखें। खाने में एहतियात अहम तरीन है, और रमज़ान तो खाने में एहतियात सिखाता है ना। और अगर वो खाने में एहतियात जो सारा दिन हमने की और उसके बाद फिर वो एहतियात छोड़ दी। मिसाल मैं एक बंदे से मिलता हूँ, वो कहता है जी अभी इफ्तारी की उसने, फिर कहता खाना लाएं। मैंने कहा वो क्या था? कहता वो तो इफ्तारी थी, अब खाना खाएं। अच्छा। अब इफ्तारी के खाना खाया, खाने के बाद फिर रात को निकल गया। कहा यार अभी तो आपने खाना खाया था। कहा तो सारा दिन भूखे भी तो रहे थे और कल भूखा रहना भी है अभी, तो फिर एक खाना खाया। अब जब ये कोट चलते जाएंगे ना, लेयर्स चढ़ती जाएंगी, तो फिर वो डिजायरेबल वेट लॉस नहीं होगा, अनडिजायरेबल वेट गेन हो जाएगा। आमतौर पे रमजान में लोगों के वेट गेन होते हैं, यानी ज्यादातर ये मुशाहिदा ये रहा है, वेट बढ़ जाते हैं और वेट बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि मुस्लिम फास्टिंग इज द श्योरेस्ट वे टू शेल आउट एक्सेसिव फैट्स। कि इस्लाम का जो तरीका है फास्टिंग का, रोजे का, बिल्कुल एब्स्टेन है ना, बिल्कुल कुछ नहीं खाना पीना, ये अनडिजायरेबल यानी गंदी फैट्स को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। तो इफ्तार के वक्त जो अहम तरीन टाइम है, ये सीक्वेंस बना ले, यानी सीक्वेंस बना ले क्या काम कब करना है। वो इफ्तार में पता कुछ नहीं चल रहा होता, लगता है इमरजेंसी लग गई, बस डुबकी लगा दे वो दही बल्ले के प्लेट के अंदर और सब कुछ खा जाए, कुछ रह ना जाए। तो हिसाब लगाएं, पहले क्या करना है, दुआ पढ़नी है, खजूर खाना है, पानी, फिर नमाज की ये स्टेप बना ले, उस स्टेप को कोप अप करें और फिर एक दफा कह दे कि नहीं। असल में इशफाक भाई, खाने को ना एंजॉयमेंट का जरिया नहीं बनना चाहिए। अच्छा, हमारी तो सारी एंजॉयमेंट ही ये होती है ना, ये मुश्किल। चलो भाई बर्थडे है, खाना खिलाओ, है भाई, पास हो गए ट्रीट दे दो, जॉब लग गई तो चले गए कहीं कढ़ाई खाने के लिए। तो हमारा तो हम अपनी कौम में देखे ज्यादातर आपको एंजॉयमेंट में मेन फैक्टर ये खाने का नहीं नजर आता है। मतलब हालांकि शायद दूसरे ममालिक में और भी कुछ सिलसिले होते हैं, बात तो नाजायज काम है उनकी तरफ तो जाहिर है जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती कि चलो आज आपकी जॉब लगी, हम 2 घंटे की वॉक करते हैं, बीच में किताब पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो ये नहीं होता है। लेकिन हम देखते हैं भाई खाना, और शायद ये दुनिया भर में है कि खुशी में खाना होता है, खाना सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट है। हाँ, लेकिन आप कह रहे होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। उसकी वजह नहीं है कि फिर वो एक्सेसिव हो आलमी कानून बदलेगा फिर। असल में इसमें ऐसा है कि चले इसको यूं रिलैक्सेशन का रख देते हैं कि इसको बढ़ाया ना जाए, यानी हर दफा ना रखा जाए, रखें, बैलेंस रखें। और जब भी आप खाएं तो अगर आपका अपना एक रूल होगा ना लाइफ का, आपकी अपनी एक बाउंड्री बनी होगी, जिस तरह आपने अपने वाले साहब की बात की, आपके वाले साहब ऐसे मौकों पर भी ओवर ईटिंग या जंक फूड नहीं खाते होंगे ना। लेकिन अब शादी है, आमतौर पे वही, या कोई ट्रीट है या कोई बर्थडे है घर में भी, उनका एक अपना हिसाब है ना, लिमिटेड ले लेंगे अब हमारी दिलजोई के लिए। हाँ बिल्कुल, यही मैं कहने लगा था कि ऐसे में एक आर्ट होता है कि आप ना
थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। लोग समझते हैं चल रहा है काम, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना कोटा पूरा कर रहे होते जी। हैं। तो अगर आप जाती तौर पे इस चीज को अब्सटेन करेंगे ना, देखिए ओवर ईटिंग जो है ये तो बहुत बड़ा किलर हो सकता है। एक दफा एक डॉक्टर साहब थे हमारे, वो डायबिटीज की कॉन्फ्रेंस में गए थे। अब खुद डॉक्टर, उनको पता है शुगर जो हो रही है क्यों हो रही है। तो मेरी बात हुई कॉन्फ्रेंस के दौरान, मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या मुझे नसीहत करेंगे आप? उनका बस यही रिप्लाई आता जा रहा था, डोंट ओवर ईट, डोंट ओवर ईट। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप शुगर की कॉन्फ्रेंस में हैं, तो आप मुझे शुगर से मना करें या कुछ ऐसे खाने से? कहते वो अलग चीज है, शुगर से शुगर नहीं होती, ओवर ईटिंग से शुगर होती। मैंने कहा अच्छा? कहते हाँ, शुगर से शुगर होना ये मिसकंसेप्शन है। ओवरऑल बहुत सी चीजें फिर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आप सिर्फ शुगर पे तवज्जो दे देते हैं और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। पेट भर के दबा के खा रहे हैं, बस मीठा नहीं ले रहे, मीठा नहीं ले रहे, शुगर बढ़ती, वो भी शुगर बढ़ रही हो। कहते हैं ओवर ईटिंग ना करें, बस ओवर ईटिंग ना करें। जब भूख बाकी हो आप फौरन खाना छोड़ दें। और नबी पाक का फरमान 1/3 का फार्मूला है ना, 1/3 का फार्मूला ऑफ 1/3, एक्सीलेंट फार्मूला। एक को हवा से भरें यानी खाली छोड़ दें, एक पे पानी रखें और एक को खाने से भरें। और खाने में भी एहतियात करें कि आप क्या खा रहे हैं। तो अपनी बाउंड्री बनाएं, यकीन करें जो आता है जो चाहता है आपको दिखा देता है, जो चाहता है उठा के जहां चाहे ले जाता है, जो चाहता है जो खिला देता है। हम ये कर रहे हैं। हर मुल्क की एक सल्तनत होती है और उस सल्तनत को अगर कोई ओवरराइड करे तो उसके ऊपर प्रॉब्लम होती है। आपका जिस्म भी आपकी सल्तनत है। वाह वाह। आपने इसके बॉर्डर का ख्याल रखना है। कोई आता है आपसे पूछे बगैर या आपसे पूछ के बॉर्डर में घुस जाता है, वो समझ रहा है मैं जब कॉल करूंगा आप उठा लेंगे। क्यों? आप क्यों उठाते हैं? उसे पता होना चाहिए ये हर वक्त की कॉल अटेंड नहीं होती। इस टाइम पे ये पढ़ रहा होता है, इस टाइम पर ये खाता है, इसके अलावा नहीं खाता, ये चीजें खाता है, फला फला चीज नहीं देखता। जब आप इस तरह के प्रिंसिपल्ड आदमी बनेंगे ना, तो सबसे पहले आपकी लाइफ में कटिंग होगी। कुछ लोग चले जाएंगे, वो आपके इस वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और समझ लें वो टाइम वेस्टर्स थे। वो आपका टाइम वेस्ट करने वाले थे, वो आपकी लाइफ से निकलते जाएंगे, चले जाएंगे। अब एक फिल्टर धुला धुलाया आपका कंपनी रह जाएगी, आपके दोस्त रह जाएंगे, आपके फेसबुक के पेजेस रह जाएंगे। अब जब इस तरह की लाइफ आपकी होगी ना, प्रिंसिपल डिसिप्लिन लाइफ होगी, तब आपको लाइफ का भी मजा आएगा। याद रखिएगा इशफाक भाई, डोपामीन एक केमिकल है जो रिलीज होता है, इंसान को सेटिस्फाई करता है। जब आप खुश होते हैं ना, ये होता है। और डोपामीन के बारे में मैंने पढ़ा है, सबसे बेहतरीन रिलीज हो पता कब होता है? जब आपकी लाइफ प्रेडिक्टेबल होती है। अभी आप यहाँ बैठे हैं ना, आपको पता है आपने कल क्या करना है, सुबह 9 से 11, 11 से 12, 2 से 4, 4, पता है आपको? बस जिस बंदे को शेड्यूल का पता है ना अपने, वो बंदा खुश है। अच्छा। क्योंकि उसको सामने क्लियर है ना सारा कुछ। और जिस बंदे को अपने शेड्यूल का क्लियर नहीं है कि पता नहीं मैंने क्या करना है, वो झुंझलाया हुआ है, वो परेशान है, क्योंकि उसके सामने क्लियर नहीं है, फॉग है, धुंध है, वो लाइफ नहीं है, फॉग है, वो कैसे जाएगा, क्या नजर आएगा? तो अपनी लाइफ को प्रेडिक्टेबल करें, अपनी लाइफ को पता रखें कि मैंने कल क्या करना है, परसों क्या करना है, और फिर मैंने लाइफ में क्या करना है, लाइफ क्यों मिली हुई है मुझे, मेरा क्या पर्पस है। वो पर्पस फिर आपको खींचता है अपनी तरफ, जर्नी का पता चलता है, रास्ते क्लियर होते हैं, हर्डल्स आते हैं आप उन्हें हटाते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, फेलियर होती है आप उसको सक्सेस में बदलते हैं। तो अपना पर्पस क्लियर करें और साथ अपनी बाउंड्री को मजबूत करें। जिस तरह मैंने कहा, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, इसको रखें, ऑटोमेटिकली बाकी बातें हल होती जाती हैं। माशाल्लाह। हम तो बचपन से और वैसे नॉर्मली शुरू करते हैं, आज कहीं और से शुरू हो गया, लेकिन बड़ा मज़े की बातें हुई माशाल्लाह। कईयों के लिए उम्मीद है इसमें मुफीद ये सेगमेंट रहा होगा। सोबान भाई, आपकी पैदाइश है माशाल्लाह 1979, 6 सितंबर जी माशाल्लाह। कहाँ पैदा हुए सोबान भाई? लाहौर में पैदा हुआ। लाहौर जी। और अभी भी लाहौर में ही? हाँ जी, लाहौर का रिहायशी हूँ, मैं लाहौर ही रहता हूँ। अभी भी जहाँ जहाँ कराची से होके आ रहा हूँ, तकरीबन 70% की राय यही थी कि कराची का ही है। फिर उनको बताया जाता है कि मैं लाहौर से हूँ और लाहौर से आया हूँ। ये लाहौर वाले लाहौर को लाहौर नहीं बोलते? लाहौर नहीं, ये लाहौर, वैसे पंजाबी में रे और रे का थोड़ा सा मिक्सिंग आ जाती है, लेकिन आप लाहौर प्रॉपर बोलते हैं ना, इसलिए कराची वाला। हाँ जी, लाहौर। हाँ जी, और भी वो आवाज का अंदाज ऐसा है। वो बड़गढ़ बोलते हैं? नहीं, वो बोलते, मैं नहीं बोलता। अच्छा। हाँ। तो इसलिए भी तो आप कराची वाले लगते हैं। प्योर असल में देखा जाए तो लाहौर में तो मैं रहता हूँ, लेकिन प्योर पंजाबी हम नहीं है। अच्छा, हमारी क्या है आपकी माँ बोली? हम लोग बंगाल से थे, माइग्रेटी थे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, थोड़ा सा बंगाली टच है माशाल्लाह। सोबान भाई, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से पहले आपके जो बचपन की लाइफ थी, जाहिर है 79 की पैदाइश, दावत इस्लामी 81-82 में बन गई थी। आपने अपने घर का क्या माहौल देखा अपने शऊरी एज में, फर्स्ट शऊरी एज में? किस तरह का माहौल था घर में? सौम सलात की पाबंदी या बिल्कुल मॉडर्न माहौल था? दावत इस्लामी के बाद तब्दीली आई? दावत इस्लामी के बाद वाज़ेह तब्दीली आई। मेरी वालिदा जो थी वो हमेशा से एक
बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थी दीनी माहौल की तरफ, और माशाल्लाह जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट है उसी तरफ बुजुर्गान दीन से उनकी कीदत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा जैसा ताज़ीम का होता है, अच्छा। एक उनका रुझान था। आपने शुरू से ये चीज देखी होगी, ये वालदा को एक आशिका रसूल। वालदा को अल्हम्दुलिल्लाह किया, और बाकी जो घर का माहौल था उसमें पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। स्टडी का इन्वायरमेंट था कि पढ़ना है, इस चीज़ का बड़ा प्रेशर रहा है हमेशा से अच्छा। कि पढ़ना है, जो है ना स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी करनी। हाँ, स्टडी करना है और अच्छे इदारे में जाना है, और साथ कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रखनी है जो कि डेवलप, यानी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एलिमेंट्स मेरे अर्लियर माहौल में थे कि स्पोर्ट्स भी करनी है, तो साथ और भी डिबेटिंग भी करनी है, अच्छे इदारे के लिए कोशिश करनी है। ढेरों ट्यूशन्स लगी हुई थी, मुझे याद है। पढ़ते थे, पढ़ाते थे? पढ़ता था, ये पढ़ने वाली एज है, बिल्कुल अर्ली एज है। अच्छा। तो 3-3 टीचर्स आते थे, मुझे याद है उस वक्त में हमें अंग्रेजी अलग से पढ़ाने के लिए एक टीचर आते थे, जबकि सोच भी नहीं थी कि बचपन में लैंग्वेज का कोई टीचर होगा। उस वक्त तो इतना वो बिल्कुल क्रेज माहौल नहीं भी था, नहीं था। आजकल एक बन गया है। आजकल बन गया, तो वो भी पढ़ा। फिर अच्छे जो दुनियावी तौर पे अच्छे तालीमी इदारे थे लाहौर में, हर जगह पे टॉप करता चला गया मैं। कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। कई गेम्स ऐसी मैंने खेली जो कि नेशनल लेवल तक खेली है गेम्स। अच्छा, स्पोर्ट्स का शौक था? स्पोर्ट्स, हाँ, मतलब वही माहौल ऐसा था ना। कौन सा स्पोर्ट्स खेला? मैं बास्केटबॉल खेली, स्विमिंग की, और ये मैंने प्रोविंस लेवल तक की, क्लब लेवल तक खेला। और फिर डिबेटिंग में मैं क्रिकेट वगैरह नहीं खेला? क्रिकेट नहीं खेला। तो हमारे यहाँ तो बस 1-2 खेल ज्यादा वो नजर आते हैं। तो मतलब माहौल ऐसा था कि यही ऐसी गेम्स हम खेलते थे। अच्छा। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इस तरह करके सारा कुछ। सही। फिर उसके बाद डिबेटिंग में, यानी तकरीर वगैरह के अंदर कॉलेज में, एसे राइटिंग में, वो हर काम किया, करते चले गए। फिर सीए में जब मैं था, चार्ट अकाउंटेंसी में, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल मिला। तब आपको जाके मिला? हाँ जी, काफी बहुत बाद में। कौन से सन? ये मुझे याद नहीं, अब 2001-2-3 का वाकया शायद ही होगा। अच्छा। मतलब और ये दावत इस्लामी मेरे में बड़ी आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट हुई है। ये एकदम वाला काम नहीं हुआ, आहिस्ता नहीं, बिल्कुल आहिस्ता कौन आहिस्ता। इसका सबब बना आपको करीब करने वाला? कोई सबसे पहला आपका हमदर्द? अम्मा जी। अच्छा, वालिदा ने? हाँ, बस अम्मी, जो अम्मी का किरदार होता है ना इशफाक भाई, अम्मी अब्बू का, वो ना बैक स्टेज होता है। लेकिन इस एज में आप 25 ऑलमोस्ट हो रहे थे। हाँ जी, तब इतना किरदार हर किसी की लाइफ में नहीं होता ना। 25 तो नहीं कहेंगे, 18, 19, 20, 21 कहेंगे। हाँ, इस तरह, हाँ, तकरीबन इतना। चलें, ठीक। हाँ, तो उसको उन्होंने क्या किया, अम्मी ने वो निज़ाम ऐसा बना दिया कि रास्ते ऐसे बनाए कि ये चल के वहां आ जाए। जैसे हमारे कारी साहब थे, वो मेन इंस्ट्रूमेंटल बने, उन्होंने हमें समझाया तो हम नहीं समझे, उन्होंने हमें बताया, हमने नहीं सुना, उन्होंने हमें बहुत कहा कि ये अच्छा माहौल है, हमने चेक किया, एनालिसिस किया, अमीर सुन्नत की ज़ात का बताया तो हमने पढ़ा। क्योंकि मुझे बुक रीडिंग का हमेशा से बहुत शौक रहा, इतने रिसाले पढ़े, कोई किताब नहीं छोड़ी, पाकिस्तान की तारीख हो, वर्ल्ड की कोई तहरीक हो उसका, और फिर लोगों को बहुत पढ़ा है, यानी मुख्तलिफ सकाफ़तों के तारीखदानों को, साइंसदानों को बहुत पढ़ता था मैं, सारा दिन पढ़ता। माहौल से पहले भी? हाँ जी, 18-18 घंटे पढ़ता रहता था, बहुत पढ़ता था। अब जब पढ़ा बहुत ज़्यादा, तो जब अमीर सुन्नत की ज़ात सामने आई तो फिर इनको सबसे पहले मैंने एज ए लीडर लिया था कि ही इज़ ए लीडर, ये एक चीज़ को लीड कर रहे हैं। हत्ता कि कराची भी आया तो लीडर के तौर पे मैंने इनको परसीव किया, मतलब वो पीर और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को नहीं देखा कि यार जितने लीडर्स को मैंने पहले पढ़ा, क्योंकि इंसान जब भी शौक भाई किसी को देखता है ना तो फौरन रेफरेंस लेता है कि पहले इस जैसी क्या चीज़ थी, नया मोबाइल फ़ोन आया तो पिछले मोबाइल फ़ोन में क्या क्या था कंपेयर करता है, ये इंसान का है, वो रेफरेंस लेता है। कोई वाकया हो जाए तो यही देखा है ऐसा वाकया पहले कहाँ हुआ था। तो जब ये हस्ती सामने आई तो मैंने देखा पहली हस्तियाँ कौन सी मैंने देखी, तो बहुत सौ को पढ़ा था, तो फिर कंपैरिजन होता रहा, देखते रहे, लाइफ में हल्का हल्का चेंज आता रहा, फिर उस चेंज ने मज़ा दिया। जब आपको मज़ा आने लगे तो फिर आप उस चीज़ में आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी नहीं थी? दाढ़ी शुरू में नहीं थी, फिर दावत इस्लामी के माहौल में ये आके आई माशाल्लाह, और फिर उसके बाद फिर वो स्टडी की रूटीन चेंज हुई, वो एक रिसर्च का हमेशा से शौक़ था, वो दीन में आ गया कि फिर उधर रिसर्च का शौक़ बढ़ना शुरू हुआ, फिर आगे से आगे चलते चले गए, अमीर सुन्नत ने थाम लिया। दीनी किताबें भी पढ़ने का शौक़ बढ़ा? हाँ जी, ऑब्वियसली शुरू में जब वो एक साइंटिफिक रिसर्च थी और साथ ये दुनियावी किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, तो फिर ये हुआ कि जिस चीज़ को मैं अपना रहा हूँ ये क्या है, इसका पता कैसे चलेगा। दो ही तरीके होते हैं लर्निंग के, कि आप किसी इंसान से सीखते हैं, किताब से सीखते हैं। तो फिर कुछ कोर्सेज़ किए अपने तौर पे, देखा, और फिर किताबें पढ़ी, बिलखुसूस जिस तरह अमीर सुन्नत इमाम गज़ाली का इरशाद फरमाते हैं उनको पढ़ा, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ना शुरू की,
सीरत का मुतालिया बहुत ज़्यादा फिर किया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से जो बातें सीखी, फिर उसको साइंस से मैं इक्वेट करता था, हर चीज़ की एक लॉजिक देखता था, कंपनी ऐसी बनाई, दोस्त ऐसे रखे, असातिज़ा ऐसे ढूंढे, ऑटोमेटिकली वो फिर फिल्टर होकर चीज़ें आ जाती हैं। जो मेरा एक अपना रुझान था, वो हर चीज़ को देख के वो साइंस ही याद आती थी कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में साइंस क्या कहती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने के बारे में एहतियातें बताई, या जो आपके खाने की प्यारी ग़िज़ाएँ हैं उसके बारे में साइंस क्या कहती है। और ये कन्फर्म है कि जब भी वो चीज़ को देखा, साइंस को पढ़ा, तो आगे से वो सुन्नत ही जगमगाती नज़र आई। और जहाँ पर वो क्लैश आया तो यही कहा कि अभी साइंस पे मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है, और फिर वो डेवलप करते करते वहाँ तक पहुँच गई। तो ये था कि दावत इस्लामी ने रुख बदला, मतलब वो जो एक स्ट्रीम चल रही थी वो रही, लेकिन उसका रुख बदल गया। किताबें पढ़ते रहे लेकिन किताबें बदल गई, बोलते रहे लेकिन बोलने का अंदाज बदल गया, अल्फाज बदल गए, मौजू बदल गए, जिस शख्सियत को लाइक करते थे शख्सियत बदल गई, मतलब वो रहा वही, लेकिन वो अंदाज बदलते चले गए। माशाअल्लाह। दाढ़ी शरीफ रखने का वाकया क्या हुआ? दाढ़ी शरीफ रखने का वाकया जो था वो ये था कि मेरे कारी साहब चले गए थे 30 दिन के काफिले पे, मैं सिर्फ पढ़ता था और एक दर्स देता था, दर्स नहीं देता था, नमाजें पढ़ने जाता था। अच्छा। तो कारी साहब ने कहा आपने ना अब ये दर्स आपने देना है, तो वरना दर्स नहीं होगा। अच्छा। ये लॉस था, क्योंकि वो दर्स मुझे अच्छा लगता था कि मस्जिद में दर्स दिया जाए, मेरे नजदीक अच्छा काम था। वेरी गुड। और तो अब वो अच्छा काम नहीं होगा, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कारी साहब मैं दर्स कैसे दे सकता हूँ? कहते हैं बड़ा कुछ कर सकते हैं, दे। मैंने हाफिज शाही साहब उनका नाम था, माशाल्लाह भी दावत इस्लामी की जिम्मेदारी पर है, तो वहाँ पर मैं जाकर दर्स देना शुरू किया। अब जब दर्स दिया तो फिर वो दर्स देने जैसा हुलिया भी होना चाहिए, मतलब हम इंसान अडेप्टेबल हैं इशफाक भाई, हम ना अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट से मुराद के जैसा माहौल हो हम वैसे बन जाते हैं। आमतौर पे शादियों पे जाते हैं ना तो शादी जैसे बन जाते हैं, हम जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी वाले बन जाते हैं, हम जब कारोबार में जाते हैं कारोबार बन जाते हैं, और जुम्मे में जाते हैं तो जुम्मे वाले बन जाते हैं, यानी हम चेंज होते हैं। तो मेरा भी ये था कि जैसा मैं वो काम कर रहा हूँ वैसा लगूं भी, तो दाढ़ी बढ़ना शुरू हो गई। तो मेरी वालदा ने फिर कहा कि ये बहुत अच्छी लग रही है, मैंने भी नोट किया अच्छी लग रही थी मुझे भी, तो फिर वो इस तरह से बढ़ गई और फिर वो पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद अमीर अहले सुन्नत के कब हुए, कैसे हुए? मेरा ख्याल में दावत इस्लामी ज्वाइन करने के 1-2 साल के बाद, और आई थिंक ये मैं पिशावर इज्तिमा में हुआ था या मुल्तान इज्तिमा में हुआ था। वहाँ जब वो ये सिलसिला हुआ तो मुझे फ़ौरन समझाया साथ मेरे जो अफराद थे कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसमें मतलब वही ना कि एक बंदा होता है उसको कायल दलील से ही किया जाएगा, कुछ ऐसे दिमाग होते हैं, तो मैं उनमें से था। तो हमारे जो कारी साहब थे जिन्होंने हमें दावत इस्लामी दी, उनका ये एक बड़ा ज़बरदस्त पहलू था, और ये मैं सारे मुबल्लिगीन को, जो प्रीचर्स हैं, जो दीन का काम करना चाहते हैं, उनको भी ये अर्ज़ करूँगा कि आप देखें कि जिस बंदे पे आप काम करना चाह रहे हैं तो वो किस चैनल से उस पर काम किया जा सकता है। कभी कभार उस इंसान की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके साथ अटैच है, ठीक है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी मिल नहीं रही, और रेडियो पे चैनल तब लगेगा जब फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, वो एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएगा। तो हमारे कारी साहब ने देखा कि ये क्या चीज़ है, तो इसको उसी के सुपुर्द करें जिसकी ये बात मानेगा। तो उस दौर में यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्त थे, वो दावत इस्लामी के मामले पहले से आ चुके थे, तो वो हमारी ज़बान में बात करते थे। उन्होंने मुझे समझाया था कि इसके मुरीद होने के ना ये फ़वायद हैं। अच्छा। और मैंने जो क्वेश्चन उनसे किए उसके जवाब भी उन्होंने अच्छे दिए, और जो बेसिक चीज़ मुझे याद है जो मुरीद होने में आई थी वो ईमान की हिफाजत थी। सही। मुझे ये कहा गया था कि एवरी पर्सन इज सपोज टू प्रोटेक्ट हिज ट्रेजर्स, आपके ख़जाने जो भी आपके पास हैं उसकी हिफाजत आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। और वो ख़जाने, मिसाल के तौर पे भी पता चल जाए कि कराची में बाइक्स उठाई जा रही हैं, तो आप अपनी बाइक को मज़ीद सिक्योर करेंगे, लॉक लगाएंगे। घरों के अंदर डाके पड़ रहे हैं तो आप CCTV कैमरा लगाएंगे, गार्ड रखेंगे। तो जो भी ख़जाना आपका है वो आपने बचाना है, और ये आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है बतौर मर्द। तो जो कुछ भी आपकी चीज़ है, आपका घड़ी, आपका वॉलेट है, आपका पर्स है, आपकी गाड़ी, आपने बचाना, आपकी फैमिली है, आपकी जॉब है, आपने बचाना है। तो फिर उसने मुझे कहा कि आपके तमाम ख़जानों में, तमाम इन्वेस्टमेंट्स में सबसे बड़ा ख़जाना ईमान है, और इसको बचाने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके हैं उसमें एक बेहतरीन तरीका ये मुरीद बनना है। अब मुरीद किसका बनना है, फिर उसने सारा बताया कि उनमें क्या शराइत होनी चाहिए, यानी एक पूरी एलेबोरेट उसने मुझे बताई। फिर उसके बाद जाके मुझे याद है पिशावर इज्तिमा था या मुल्तान इज्तिमा था, उसमें फिर मैं मुरीद हुआ था अमीर अहले सुन्नत का। कई लोगों को वैसे ये स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी समझ नहीं आती, आप क्या कहते हैं रूहानी ताल्लुक़ के बारे में? एक सादा और आम जहन को कैसे ये बात समझाई जाए
कि स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी कोई चीज है, असल में जैसे आपने महसूस की और आप माशाल्लाह अब उसका फायदा भी उठा रहे हैं? असल में मेंटोरशिप बड़ी जरूरी है, हर काम के लिए मेंटोरशिप जरूरी है, उस्ताद होना हर जगह पे जरूरी है, ये एक अहम तरीन बात है। देखें इशफाक भाई, अगर ये कमरा है और इस कमरे के अंदर मैं सबसे स्मार्ट हूँ, यानी मैं सबसे ज़हीन हूँ, लोग मुझसे रुजू करते हैं अपने मसाइल के लिए और मैं ही समझाता हूँ, तो वो कमरा मेरे लिए नहीं है, सबके लिए तो है, सबको तो फायदा हो रहा है, मुझे तो फायदा नहीं ना हो रहा, मैं तो वहीं पर हूँ, लोगों को मुझसे फायदा हो रहा है। मैं उस कमरे में जाऊँ जहाँ मुझसे भी ऊपर कोई लोग हैं, ताकि मैं उनसे सीखूँ। अब उस कमरे में भी जब सबसे बड़ा हो जाऊंगा तो मैं वहां जाऊं जहां मुझसे भी ऊपर कुछ लोग हैं। तो आपकी तरक्की तब होती है जब आपका हर काम में कोई मेंटोर होता है, आपका कोई उस्ताद होता है। और ये चीज़ प्रूव है, आपने नोट किया होगा, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ किस्म के खेल बिलखसूस ऐसे हैं जिसमें वो लोग अपना कोच रखते हैं। हालांकि उस बंदे से बढ़कर उस फील्ड में कोई नहीं होगा, वो दुनिया के अंदर नंबर 1 कहा जा रहा होगा उसको, लेकिन उसका कोच जरूर होगा। क्यों जरूर होगा? और वो खुद पैसे देता है उसको। क्यों? सिर्फ एक लफ्ज़ के लिए, और वो क्या है? ट्रेनिंग। ये लफ्ज़ बड़ा ज़रूरी है। आपका ट्रेनर कोई होना चाहिए हर फील्ड में, और ट्रेनर अगर नहीं होगा आपकी डेवलपमेंट रुकी हुई है, आपकी तरक्की नहीं हुई, आपकी शख्सियत साजी रुकी हुई है। आपका कोई उस्ताद ज़रूर। अच्छा, मैट्रिक वाला जो आपका उस्ताद था, इज्जत आपने करनी है, लेकिन मैट्रिक के बाद हो सकता है वो आपको नफ़ा ना पहुँचाए, क्योंकि अब आप ऊपर आ गए। अगर नफ़ा होता हो सकता है वो भी ऊपर चले जाते। तो जब दीनी मामलात को आप देखेंगे, रूहानी कनेक्शंस को आप देखेंगे, आपकी जो एथिक्स है, जैसी तरबियत आपकी है कि आपने ज़बान की एहतियात करनी है, आपने अपनी दीनी मामलात को प्रोग्रेस करना है, तो उसमें आपका मेंटोर कौन है? उसमें कौन है जो आपको गाइड करेगा? यही पीर और मुरीद का एक कनेक्शन होता है, जो कि बुजुर्गान दीन ने भी रखा। अब बाबा फरीद के भी पीर थे। मुझे याद है ये एक दलील दी थी जिसने मुझे कायल किया था ना, कि आप ये देखें कि इतनी बड़ी हस्तियों के भी पीर थे, उनका भी कोई ऊपर था जो उनको सिखाता था। अच्छा, क्या सिखाता था, किस तरह सिखाता था, ये आप छोड़ दें, रिश्ता तो है ना एक। और ये जो चीज़ होती है ये मेटाफोरिकली भी होती है, यानी सिखाने के लिए सिर्फ अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि मैं टीचर हूँ, मुझे एक नसीहत करें कि टीचिंग के शोबे में उस्ताद और तालिबुल इल्म के इस रिलेशन में सबसे अहम चीज़ क्या हो सकती है? मैंने कहा अदब। अगर अदब होगा ना तो उस्ताद इल्म देने के लिए सिर्फ अल्फाज का मोहताज नहीं होगा, उसका आना बैठना मुस्कुराना सब इल्म का सबब बन जाएगा। वाह वाह। जैसे आज अमीर अहले सुन्नत जब मदनी मुज़ाकरे के लिए तशरीफ़ लाते हैं, आपका आना, हाथों को हिलाना, आपका मुस्कुराना, आपकी अदाएं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन ऑफ वॉइस, यानी आपका उतार चढ़ाव, ये सारा कुछ तरबियत का जरिया बना होता है। क्यों? इसलिए कि हमने उनसे अकीदत और अदब रखा है। जब आप अपने उस्ताद से अकीदत और अदब रखेंगे ना, आप सीखना शुरू कर देंगे। और जब आपका अदब नहीं होगा ना, तब वो जो सिखा भी रहा है आप सीखेंगे नहीं। तो ये चीज़ होती है कि जिस वक्त आप किसी बुज़ुर्ग से अकीदत रखते हैं, अब वो बुज़ुर्ग आपको नवाजते हैं। जिस तरह अब दुनियावी तालीम में आप देखें, मेडिकल के अंदर आम तौर पे वार्ड में एक रजिस्ट्रार होता है, वो डॉक्टर्स में से ही चुना गया होता है। यानी अगर वार्ड में 20 डॉक्टर्स हैं ना, उनमें से एक रजिस्ट्रार होगा। इसका क्या काम होगा? ये टाइम टेबल बना के देता है, लोगों को रखता है। मैंने इसको स्टडी किया तो प्रोफेसर साहब के साथ जो लॉयल होता है, उनकी बात मानता है, उनका कहना मानता है, रेगुलर होता है, उसको रजिस्ट्रार बना दिया जाता है। यानी जो बात माने बड़ों की, जो अदब करता है, उसको मकाम दिया जाता है। ये दुनिया में तरीका है। तो इसी तरह से पीर मुरीद का होता है कि जिस वक्त आप किसी को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये इंसान मेरे साथ अटैच है और मैं इनके साथ अटैच हूँ, तो आप फिर सीखते हैं, हर चीज़ से सीखते हैं। तो आप एक दफ़ा करके देखें, और स्पिरिचुअल कांटेक्ट को बिल्कुल भी अंडरमाइन ना करें। ये इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। इंसान सिर्फ जिस्म नहीं है, बल्कि इसमें एक रूह भी है। और अगर आप सिर्फ जिस्म के आराम का, जिस्म की खुराक का, जिस्म की हंसी का ही ख्याल करेंगे और रूहानी रिक्वायरमेंट को भूल जाएंगे कि रूह की ज़रूरियात क्या हैं, तो याद रखें, चोर दरवाजे से टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन घुस जाएगी। ये रूह की चीख होती है जो आपने सुनी नहीं थी। आप गलत काम कर रहे थे, रूह ने हल्की सी चीख मारी, आपने नहीं सुनी, फिर वो बड़ी चीख जो होती है ना, वो आपको फिर दवाइयों पे लाती है और फिर दिमाग खराब हो जाता है। क्या है ये चीजें? क्या है ये? क्यों डिप्रेशन बढ़ गया? कराची के अंदर कराची के अंदर हर चौथे घर में नफसियाती मरीज का इंडिकेशन आ रही है। मैंने रिसर्च पढ़ी है ये। अच्छा। हर चौथे घर में कोई ना कोई इंडिकेशन आ रही है। मरीज नहीं मैं कह रहा, इंडिकेशन आ रही है। अगर 2 करोड़ घर हैं, अगर 1 करोड़ घर हैं तो ये 25 लाख हो गए। उनके अंदर कोई ना कोई बात आ रही है। नौजवानों के अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो है वो नफसियाती आ रही है पूरी दुनिया में। नौजवानों में क्या वजह है? ये
कोई तो चीज सेक्रीफाइस हो रही है ना, पहले तो इतनी नहीं थी। नफ्सियाती बीमारी से मुराद क्या पागलपन है? पागलपन तो एक्सट्रीम है। नफ्सियाती बीमारी तो से किसी को बोले ना आपको नफ्सियाती मसला है तो वो बुरा मान जाता है ना, कहना भी नहीं चाहिए इशफाक वो भाई, कहता है मैं पागल लगता हूँ तो। वो कहना भी नहीं चाहिए। नफ्सियाती मरीज को कभी मरीज ना कहें, उसको मरीज ना कहें, एड्रेस ना करें। मतलब उसको आप ये कहेंगे तो ये चीज पहले उसके मर्ज तो उसके अंदर है ना, वो और तारीख करते हैं, टेंशन बढ़ जाएगी। ये एक कोशिश होती है, टीम वर्क होता है। अच्छा। उसके दोस्त, उसके माँ बाप और डॉक्टर, ये टीम बनती है। वो तीनों मिलकर तय करते हैं कि हमने इसको ठीक करना, क्योंकि वो अपने आप को मरीज मानता नहीं है, वो दवाई खाने पर रजामंद नहीं होता, और ये चीज उसको मजीद गिरा रही होती है। और ये चीज फिर आहिस्ता आहिस्ता होती है, एक ही मंजिल है, वो फिर बहुत खतरनाक हो जाती है। ये वजह यही है कि हमने रूह की रिक्वायरमेंट को छोड़ दिया। वो क्या है? वो है अल्लाह का जिक्र। अच्छा। वो है किसी तरीके से अपने आप को सुकून किस तरफ लाना है, दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। बेशक। हमने उस चीज से अपने आप को डिटैच किया। इंसान के जिस्म में 4 मेन केमिकल्स हैं, ठीक है, इसे डोज कहते हैं, DOSE। डी फॉर डोपामीन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन और E फॉर एंडोर्फिन। ये अपने अपने लिहाज से निकलते हैं। डोपामीन मैंने आपको बताया कब निकलेगा, जिस वक्त आपकी लाइफ प्रेडिक्टेबल होगी। आपको पता है मैंने 5 डोपामीन मतलब आप खुश हैं। हाँ। डोपामीन आपका निकल रहा है, आप खुश हैं, और ये कब निकलता है? जब आपकी लाइफ प्रेडिक्टेबल है, आपका टाइम टेबल बना हुआ है। और जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम टेबल 5 नमाजें। वाह वाह वाह। जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम टेबल सहरी में खाना छोड़ देना, अफ्तारी में खाना खाना है। जिंदगी का बेहतरीन टाइम टेबल ये है कि मेरे हाथ में 100 रुपए आएगा और वो निसाब पूरा हो जाएगा, 2.5 रुपए मैंने देना है। जिंदगी का बेहतरीन टाइम टेबल ये है कि मैंने सैर करने जाना है, ट्रेड टूर पे जाना है, बिजनेस टूर पे जाना है, एजुकेशन टूर पे जाना है, सब एक तरफ। मैंने जिंदगी में एक दफा मदीने के और मक्के के टूर पे जाना है। इससे बड़ा टाइम टेबल क्या है बताएं? जब आपकी जिंदगी यूं प्रेडिक्टेबल होती है। एक डॉक्टर साहब थे, वो ये नहीं कहते थे सुबह शाम दवाई खाएं, वो कहते थे फजर के 2 घंटे के बाद खाएं और इशा से 1 घंटे पहले खाएं। क्या वो यही रहा है, सुबह शाम खाएं, लेकिन क्या कर रहा है? तो डोपामिन नमाज को वो बीच मतलब सेट कर रहा है। और वो अक्सर औकात लोग नमाजों के हिसाब से कर, मुझे खुद याद है जब मैं नया नया माहौल में आया था तो मैं क्या करता था, असर से मगरिब 1 चैप्टर हो जाएगा, मगरिब से इशा आधा चैप्टर होगा, बाकी सारा रात में कर लेंगे। अब ये भी तो टाइम टेबल ही है ना, एक सही, मतलब घड़ी के हिसाब से यूं एडजस्ट कर लें आप, और बड़ा मजा आता है कि मगरिब होने वाली, जल्दी पढ़ लो। यकीन करें वो ज्यादा पढ़ा जाता है, ज्यादा पढ़ा जाता है कि वो होने वाला है, वो गोल होने वाला है, अभी अजान हो जाएगी, फिर मैंने पढ़ा नहीं होगा, वो जल्दी जल्दी बंदा कर लेता है। तो इसी तरीके से जो डोज में ऑक्सीटोसिन है वो कब होती है? जब इंसान टच करता है, मतलब वालदा के पास जाए, बच्चे को अपने उठा ले, टच के साथ वो बढ़ता है। और इसी तरह से एंडोर्फिन एक्सरसाइज से बढ़ती है, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, यानी बॉडी को हिलाएं अपनी, ये बड़ा ज़रूरी है। देखें शफाक भाई, अगर मैं किसी की गर्दन दबा दूँ यूँ तो उसको 10 सेकंड में ऑक्सीजन की कीमत पता चल जाएगी क्या होती है, ऐसा ही है ना। और अगर मैं किसी को प्यासा रखूँ, पानी ना दूँ उसको 2, 3, 4 घंटे में गर्मी में पता चल जाएगा पानी की कीमत क्या है। और अगर मैं उसको खाना ना दूँ पूरा दिन, उसको शाम तक पता चल जाएगा खाने की कीमत क्या है। यानी ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरह की एक चौथी चीज़ है और वो है एक्सरसाइज। चौके उसका पता नहीं ना चल रहा होता, यानी एकदम से रिजल्ट नहीं आता ऑक्सीजन की तरह, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। ये जिस्म बना ऐसा है कि जिस तरफ जिस्म हरकत करेगा ना, दिमाग ने उसी तरफ जाना है, ये कन्फर्म है। अच्छा। अगर कोई बंदा परेशान है, टेंशन वगैरह है, और वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो वो हमें इल्जाम ना दे, वो पहले एक दफा करके देखे, रोजाना 20 मिनट वॉक करके देखे, एक दफा जिस्म को हिला के देखे, यकीन करें जिंदगी में तब्दीली आ जाएगी। एक अरसा हुआ मैं रोजाना साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा। हाँ, डेली करता हूँ, ये मेरी रूटीन है। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इसको फिर कंपनसेट कर लूंगा वॉकिंग से, लेकिन साइकिलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी साइकिलिंग के बेनिफिट्स ज्यादा हैं। अच्छा। अब वो मैं थोड़ा सा छुप छुपा के करता हूँ, लेकिन ये कि वो मैं करता हूँ। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी मेरे वेट को, फैट्स को लूज करने में, बहुत बड़ी वजह साइकिलिंग। इस एज में 50 के करीब है आप माशाल्लाह। हाँ जी, है ना। बड़ी तेज चलाता हूँ, 40 मिनट तक चलाता हूँ। प्रॉब्लम नहीं थी घुटनों में और पाँव में? और नहीं, ज्यादा अच्छा लगता है। एज में तो ये साइकिलिंग बड़ी तकलीफ दे भी हो जाती है ना। अगर होता मुझे, अगर मेरी कमर के नीचे वाला हिस्सा प्रॉब्लमेटिक होता, मुझे डॉक्टर रिजवान की बात याद है, उससे बड़ी प्यारी बात की थी कि जब तक कमर के नीचे वाला हिस्सा सलामत है ना, इसको यूज कर लें, वरना अगर गोडों में या गिट्टों में दर्द निकल आई तो फिर वॉकिंग भी गई, सब कुछ गया। तो जब तक आपकी कमर के नीचे वाला हिस्सा बड़ा अहम है। एक साइंसदान ने बड़ी प्यारी बात की, कहता है कि इंसान के जिस्म में ना 3 अहम तरीन आज़ा हैं। का कौन से? कहता पहला तो दिल, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, स्वीट हार्ट, आपका प्यारा दिल, ठीक है, ये तो अच्छा है। दूसरा लंग्स, वाकई ऑक्सीजन है। तीसरा, कहता तीसरा थाई, टांगे। उसने कहा
अच्छा, आपको भी हैरत हुई, मुझे भी हैरत हुई कि यार जिस्म का बोझ उठाती है। आपका जिगर भी है, गुर्दा भी है, आंखें भी है। कहता नहीं टांगे। कहता कैसे? कहता भाई ये टांगे नहीं होंगे तो दोस्तों के पास कैसे जाओगे, ये टांगे नहीं होंगी तो एक्सरसाइज कैसे करोगे? जब तक ये सलामत है एक्सरसाइज कर लो, वॉकिंग जॉगिंग कर लो। ये तो मेन है, इसके अलावा हर चीज ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, वो तो उसने एक बात की ना, बस तो बात की उसने। माशाल्लाह। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई और 2 बहनें। माशाल्लाह। शादी कब हुई? ये मर्द के लिए बड़ा खतरनाक सवाल होता है। मुझे 2006 या 7 में। अच्छा, तकरीबन माशाल्लाह। 2005, 6, 7 में हुई। और बच्चे कितने अब? 4 है माशाल्लाह। बेटे बेटियां? 3 बेटे 1 बेटी। माशाल्लाह। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए पूरी फैमिली को। आमीन। आपके वालिद साहब के बारे में कुछ नहीं बताया, अम्मी की बातें हुई? वालिद साहब मेरे बड़े डायनामिक थे। वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा, इंतकाल हो गया। और वालिद साहब की तरबियत अपनी थी एक। अच्छा। और वालिद की तरबियतों को मुतबादिल नहीं होता। मैं आपको एक हैरान को छोटी उम्र में चले गए? नहीं, बड़ी उम्र में। अच्छा। मुझे याद है, वो भी एक वाकया मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये रिसर्च आपसे शेयर करूँ इशफाक भाई, कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे शूटिंग करते हैं, यानी गोलियां चला देते हैं स्कूलों कॉलेजों में। ऐसे ममालिक हैं दुनिया में। और ये वाकयात हर 15-20 दिन बाद उन ममालिक में हो रहे हैं। अच्छा। या महीने में एक दफा तो कन्फर्म है। और होता मुल्क है वो अफ्रीका के? नहीं, ये यूएसए है सबसे बड़ा। यूएसए की शूटिंग दुनिया में मशहूर है। स्कूल शूटिंग होती है तो वाकयात आता है ना, बिल्कुल आते हैं। यानी आखिरी दफा जो शूटिंग हुई है मेरे ख्याल को 50-60 साल पहले पूरा साल बगैर शूटिंग के गुजरा था, वरना हर साल हो रही है ये। तो उसकी मैंने रिसर्च पढ़ी कि कौन बच्चे हैं जो ये शूटिंग करते हैं, और वो बड़ी छोटी उम्र के बच्चे होते हैं। जी जी जी। तो ये वो बच्चे थे जिनका बचपन बाप के बगैर गुजरा। 99%। यानी साइंस ये कहती है कि 0 से 6 ईयर्स तक माँ, 6 ईयर्स से 13 ईयर्स तक बाप, और 13 ईयर्स के बाद दोस्त। ओहो। एक हिरारकी बनाई है, हर जगह पे नहीं होगी लेकिन हिरारकी है। जनरल बात है कि पहले माँ की एक तरबियत होती है, फिर बाप की होती है। सही फरमाया। और ऐसी बातें कुछ, यानी फिटनेस, जिस तरह आपने बोला ना आपके अब्बू का वो रिजीम, आपके बहन भाइयों में जरूर आई होगी। फिटनेस बाप से आती है, एजुकेशन बाप से आती है, इमोशंस माँ से आते हैं। अच्छा। जज्बाती जो चीजें हैं ना वो माँ से आती हैं। अच्छा। वरना फिटनेस और एजुकेशन ये बाप के पैटर्न पे आती हैं। तो मेरे वाले साहब का एक शौक था, उनकी कंपनी थी, ऐसे दोस्त थे जो मैंने अपने अब्बू के साथ देखे जी। और ये जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट और पढ़ाई में तो अम्मी को था वाकई करने का, लेकिन अब्बू का भी था कि नंबर इसके अच्छे आने चाहिए। अब्बू की कोशिश थी कंपटीशन में ये आगे रहे। तो अब्बू की जो डेथ का वाकया, ये भी एक वाकया है। मैं टोबा टेक सिंह से आ रहा था बयान करके टीचर्स में, बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, कोई 2-3 हज़ार का इज्तिमा था मुझे याद है। यानी मैं मुबल्लिग था, पाकिस्तान का जिम्मेदार था। तो मैं आ रहा था तो अम्मी ने मुझे कहा कि आप ना हॉस्पिटल आए। अम्मी ने प्रॉपरली मुझे इतना ज़्यादा नहीं बताया कि ये भी एक होता है कि उसको सफ़र में ना हो। तो मैं गया हॉस्पिटल में, तो समझ ले अब्बू की ज़िंदगी का 1 घंटा था वो बस। ओहो। तो मैं गया तो सामने वो HDU था, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, वहाँ पे अब्बू थे। सांस उखड़ रही थी अब्बू की। और मैं ये कहूँगा इस मौके पे कि अपने बूढ़े वालिदैन को डॉक्टर के मशवरे के साथ ज़रूर फ्लू वैक लगवाएं, फ्लू वैक्सीन। ये मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है या आपके वालिदैन बहुत बड़े हैं, यानी छोटी उम्र और बहुत बड़ी उम्र के लोगों के लंग्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं। अच्छा। और जब निमोनिया होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये फ्लू वैक्सीन बहुत जबरदस्त इजाद है। और ये कब लगती है? जब मौसम चेंज हो रहा होता है, क्योंकि आपने नोट किया है ये अक्टूबर में या जनवरी वगैरह में ये ज्यादा चीजें होती है ना। हम तो सह जाते हैं क्योंकि एक उम्र है, अडल्ट है, लेकिन बच्चा और बूढ़ा नहीं सह पाता। और अब ये मेरे घर में सबको लगती है, बच्चों में और बड़ों में। ये फ्लू वैक एक लगती है साल में। ये प्रॉब्लम हुआ, अब्बू को यही प्रॉब्लम था और वो बढ़ गया। और वो बढ़ गया और वो चौके वो एक मैनेजेबल था, लेकिन वो इतना बढ़ गया, मुझे याद है मैंने अब्बू को हाथ में पकड़ा हुआ था, उसी में अब्बू की लास्ट ब्रेथ आई और फिर वो लाल रंग की बत्तियां जलना शुरू हो गई हॉस्पिटल में। उसका मतलब होता है कि बहुत स्वेयर इमरजेंसी है। डॉक्टर्स आए, फिर जो उनका प्रोसीजर था उन्होंने किया, फिर उन्होंने हमसे इजाजत ली, फिर वो बस दैट वाज द लास्ट टाइम। वो हाथ में मेरे अब्बू फौत हुए। बिल्कुल। आप माशाल्लाह इज्तिमा करके आ रहे थे, बड़ी बात है। आप अपने वालिदैन के लिए यकीनन एक बड़े सवाब के कामों और सवाब पहुंचने का ज़रिया है। अल्लाह ताला आपके वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। बस आखिरी 1-2 मिनट इस पे आपके लेते हैं, फिर हम सेगमेंट को चेंज करेंगे। पाकिस्तान सतह के आप जिम्मेदार हैं इस वक्त? जी जी, पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? मेरी प्रोफेशनल्स फोरम में जिम्मेदारी है। दावत इस्लामी का एक शोबा है प्रोफेशनल्स फोरम। नॉर्मली देखते रहते हैं आपके व्लॉग्स, आपके इस तरह की एक्टिविटीज़, माशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से जो है वो फ़ायदे होते हैं। तो ये
स्पीकिंग आप फरमाने शुरू से ही हम बहुत शर्मीला था मैं, बहुत शर्मीला था। तो शुरू से स्पीच नहीं करते थे? मैंने स्कूल दावत इस्लामी में आने के बाद? दावत इस्लामी में आने के बाद की, और शर्मीला बहुत था, मुझे डर लगता था, स्टेज फ्राइट था, पब्लिक स्पीकिंग से डरता था। मुझे तो यही दावत इस्लामी में आने के बाद आपका दिल खुल गया? हाँ जी बिल्कुल, दावत इस्लामी का इसका था, और एक कोशिश थी, फिर उसके बाद इस चीज़ का फ़ायदा देखा, और अम्मी की सपोर्ट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिबेटिंग कंपटीशंस, डेक्लेमेशंस में हिस्सा लिया। फिर असल तो यही चीज़ थी कि दावत इस्लामी में आने के बाद जब स्टेज मिला तो बस फिर मेरे लिए सुन्नत का एक करम था, खास नज़र थी, आगे से आगे बढ़ते नजर बद से बचाए। अब तो आप जुम्मा भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, और दीनी कामों में और आगे आगे जाएं, आपके गुफ्तगू से आपकी लोगों को फ़ायदा हो। हदीस पाक में है ना कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। तो दावत इस्लामी की ये भी एक कोशिश होती है कि हर एस्पेक्ट से लोगों को नफ़ा पहुंचाया जाए। लेकिन बहरहाल जो भी मेडिकली बातें हुई हैं, इनमें ज़रूर ये बात डिस्क्लेमर के तौर पर याद रखेंगे, कोई भी इलाज, कोई भी दवा, कोई वैक्सीन डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करनी। आपने अपने स्पेशलिस्ट या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर, हाँ जी, उनसे मशवरा करके ही ये बात, प्रेफरेबल फैमिली डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर, ये तो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। कोई भी आपको किसी भी तरह की एक गोली का भी मशवरा दे, डॉक्टर से मशवरा करके ही उसकी तरकीब बनाई जाए। एक बार फिर आपके लिए दुआ गो, अल्लाह पाक आपको नजर बद से बचाए। अभी हमारा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग, और इंशाल्लाह इस पर भी हम आपसे कुछ सीखेंगे। लेकिन एक नात का वक्फा लेते हैं, हमारे नात ख्वां से एक नात शरीफ सुनते हैं। काफ़ी देर हो गई नात नहीं सुनी। सोबान अत्तारी भाई अभी हमारे साथ ही हैं, आप इनसे कुछ बात करना चाहें तो नंबर्स ऑन है हमारे, कॉल कीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। और इंशाल्लाह हमारे साथ मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब, मुफ्ती शफीक साहब, मौलाना राशिद मदनी, मौलाना महरोज मदनी साहब रोज़ाना जो हमारे साथ होते हैं वो भी उलमा इकराम मौजूद रहेंगे। आप भी रहिए हमारे साथ। 23वीं सहरी हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वक्त भी देखते रहिए, सहरी खाते खिलाते पकाते रहिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, और आइए नाज शरीफ सुनते हैं।